इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बढ़ता कोरोना, घटती पाबंदी। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनेता अब कितनी भी भीड़ जुटा सकते हैं। कारण भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन चुनाव वाले इलाकों के लिए जारी की गई है, जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटें हैं, बिहार में चुनाव है, देश के अलग अलग राज्यों में कई स्थानों पर उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा की एक सीट पर उपचुनाव है। भोपाल में जिस तरह से जनसंपर्क आयुक्त ने कहा कि अब स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, यानी कि अन्य तरह की छूट अनलॉक में मिल सकती है, पर इस पर सियासत भी हावी है। हालांकि सियासत गरमाई हुई है, चुनाव है 28 स्थानों पर, लेकिन एक तरफ कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, लेकिन अनलॉक, धीरे धीरे छूट कितनी घातक है या फिर छूट कितनी सही है, ये देखना होगा, समझना होगा। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते अब चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल करने की अनुमति तो दे दी गई है, पर इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। बंद कमरे में हॉल की क्षमता के 50% ही लोग रह सकते हैं। ये संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर अनिवार्य है। ये गाइडलाइन 2 बार बदल दी गई, पर इससे पहले सियासत भी अपने शबाब पर रही। कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है प्रशासन बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है। ये जो गाइडलाइन भले आ गई हो, लेकिन भाजपा के लिए इस गाइडलाइन का कोई महत्व नहीं था। भाजपा के लिए पहले भी छूट थी, कर्फ्यू में, लॉकडाउन में उन्होंने आयोजन करे, भाजपा के मुख्यालय में दल बदल कार्यक्रम आयोजित हुए, रविवार के लॉकडाउन में ग्वालियर में सदस्यता अभियान चला। तो गाइडलाइन जारी जरूर हो गई है, लेकिन कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए तो पहले से ही पूरी छूट है। सत्ता के कारण भाजपा को विशेष छूट मिली हुई है। इतने आयोजन भाजपा के हुए, कोई भाजपा में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए गाइडलाइन है। ये है कि अब चूंकि भाजपा के आयोजन होना है, अब उनके भी लगातार होना है, तो अब किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? यदि मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे तो कैसे आयोजन करेंगे? तो इसलिए गाइडलाइन जारी की। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीधे तौर पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है जब कहीं आचार संहिता लग जाती है तो, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में स्पष्ट निर्देश है और भाजपा का नाम नल्ले कृपा करके अभी तक वो ही ऐसा करा रहे थे। कांग्रेस के द्वारा रिस्पॉन्सर प्रोग्रामों से ही किसी ने प्रेरणा ली होगी और ऐसा ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने को करा भी सकते हैं। स्वयं ही ऐसा करवा लें अपने लोगों के द्वारा। चुनाव है तो राजनीति होना लाजमी है, पर कोरोना काल में जिस तरह की राजनीति हो रही है, क्या वो उचित है? ये तो रही राजनीति की बात। जैसे जैसे कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, देश लॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लगभग सभी तरह से प्रशासन ने छूट दे रखी है, यानी खतरा बढ़ रहा है और हम नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रहे हैं। गर्मी खत्म हो रही है, हम ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा मौसम वायरस के लिए एक माकूल माहौल भी तैयार करता है। हालांकि इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों के समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है।
उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बन जाता, तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी है और तनिक भी ढिलाई नहीं करनी है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस से बचें, हाथ धोएं बार-बार, सही से मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस बार चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने कोविड को देखते हुए कुछ जरूरी इंतजाम भी किए हैं, लेकिन चुनाव के इस दौर में नेता या पब्लिक प्रचार और सभाओं के दौरान कितना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने संबंधी निर्देश का पालन करते हैं, बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन जो पाबंदियां थीं लॉकडाउन के बाद पूरी तरीके से पाबंदी, फिर अलग अलग फेज़ में अनलॉक, और अनलॉक में भी अब जिस तरह से छूट, क्या माना जाए, कोरोना नियंत्रित हो रहा है, कोरोना कमज़ोर हो रहा है, या फिर इसके बावजूद भी अगर बढ़ रहा है, जिस तरह से डेली जो रिपोर्ट आती है उससे लगता है कि कोरोना अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वैक्सीन भी अभी नहीं आई है, इसका इंतज़ार हम सभी को है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहूँगा, परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता चेतन सिंह जी। चेतन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता और बेबाकी से बात करने वाले ब्रजेश पांडे जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं। शिशिर जी, आपका भी स्वागत करता हूं। लेकिन इससे पहले कि बीजेपी कांग्रेस के पास चलूं, थोड़ा कोरोना को समझ लेते हैं आपसे। क्या माना जाए, जिस तरह से अब छूट पर छूट, और छूट अलग अलग मंशा से, तो क्या माना जाए, कोरोना कमज़ोर हो रहा है, कोरोना घट रहा है? लेकिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उससे तो लगता है कि कोरोना अभी भी डटा हुआ है। क्या कहेंगे आप? राजेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो है परिस्थिति जन हालात जो अभी हो रहे हैं उसको देखते हुए तो गंभीर स्थिति बनती चली जा रही है, भयावह स्थिति होती चली जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के सम्माननीय नेता हो, ये प्रवक्ता होने के नाते हो सकता है इस निर्णय की ये सार्थकता प्रदान करें कि नहीं ये सही निर्णय है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो किया जा रहा है, भीड़ जुटाने का उद्देश्य मात्र इनका ये है कि इनकी रैलियों में भीड़ होने लगे। इनकी रैली में 100 का लोग इन पर लागू नहीं होता था, क्योंकि 1000-2000 लोग इनकी रैलियों में आते थे और वो लोग ऐसा आरोप न लगाए, इसलिए उसकी गाइडलाइन जारी करवा ली। ये पछताएंगे बहुत इसके बाद, लेकिन इन्हें पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। नेताजी को VIP सुविधा मिल जाती है, नेताजी अस्पताल में इलाज करा लेते हैं। मरने वाला आम आदमी आज जो भोपाल में आज की डेट में भोपाल में जितने केसेज आ रहे हैं, इंदौर में जितने केसेज आ रहे हैं, और इतनी चारों तरफ जो बढ़ रहे हैं देश भर में केसेज, उन केसों को ये कह रहे हैं कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है। जानबूझ के इसमें छूट दी गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी थी। जिस दौरान मुझे बहुत जनता को मास्क लग जाए तो शानदार लोग आगे बैठते थे। उसके कारण देखिए बीडी शर्मा जी प्रभावित हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभावित हुए, उसके कारण सुभाष भगत जी प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। और ये कोरोना न तो जाति देख के आता है, न धर्म देख के आता है, न बड़ा आदमी देख के आता है, न छोटा आदमी देख के आता है, न चुनाव देख के आता है, न चुनाव देख के आता है, न चुनाव देख के जाता है। तो ये मान के चलते प्रेरित निर्णय आ रहे हैं, छूट दी है, क्योंकि
ओके, अगर मान लीजिए 100 से ज्यादा का जो नियम कर दिया था कि 100 से अधिक लोग आ सकते हैं, तो अब बाकायदा 2,000 5,000 लोग आ सकते हैं। और उसके साथ और भयावह रूप ले एक दिल्ली टीम ने रिपोर्ट दी है कि भयावह रूप ले सकती चुनाव है। हो सकता है कि 10 नवंबर के बाद इनको स्थिति नियंत्रण में ना बच पाए इनके, लेकिन चुनाव है सामने, बिहार का बड़ा चुनाव है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो उपचुनाव है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन बिहार का बड़ा चुनाव है, इसके बाद बंगाल का चुनाव है। तो अब इसको धीरे धीरे लोगों के मन भय हटाने के उद्देश्य से अगर ऐसा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गाइडलाइन जरूरी भी करना चाहिए। चलिए, गाइडलाइन ये होना चाहिए। बिल्कुल शिशिर जी, दोबारा आता हूँ। चेतन जी हैं हमारे साथ में। चेतन जी, क्या कहेंगे, किस तरह की छूट? एक तरफ खतरा है और दूसरी तरफ जिस तरह से कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए छूट दी गई है, लेकिन कोरोना तो चुनाव भी नहीं देखता है, कोई शादी ब्याह के आयोजन भी नहीं देखता है, धार्मिक आयोजन भी नहीं देखता। इस छूट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राज जी, निश्चित रूप से संक्रमण का दौर है और ये एक लाइलाज बीमारी है, इससे हम नहीं को लेकर के समय समय पर चाहे WHO की गाइडलाइन हो, चाहे अनेक साइंटिस्टों की गाइडलाइन हो, चाहे अनेक देशों की गाइडलाइन हो, किसी ने भी इस संक्रमण को लेकर के कोई एक व्यवस्थित बात, सार्थक बात, तार्किक बात और सफलता की गारंटी के साथ किसी ने नहीं कहा। सबके अपने अनुमान हैं, सारी कंट्री के अपने अनुमान हैं, और ये सारे प्रकार के अनुमान WHO को ही मैं देख रहा हूँ कि लगभग 7 महीने में कुछ नहीं तो उन्होंने अपना स्टैंड 20 बार बदला है। तो मुझे लगता है कि जब सरकार के पास WHO का स्टैंड आता है, बाकी देशों का स्टैंड आता है, वैज्ञानिकों का आता है, उस आधार पर भी सरकार कहीं ना कहीं अपने निर्णय में परिवर्तन करती रहती है। रही बात हमारे हिंदुस्तान की, तो ये बात सच है कि सरकार ने आरंभ के 90 दिनों में इस देश की 130 करोड़ जनता के जान माल की सुरक्षा के लिए वो सारे प्रबंध किए, जिससे जनता को इस बात की पूरी जानकारी मिले कि आखिर उसका जीवन सिक्योर कैसे रहेगा, वो अपना जीवन कैसे बचा सकता, अपना परिवार कैसे बचाएगा। और सरकार ने इसको लेकर के पर्याप्त रूप से प्रचार प्रसार भी किया, इलाज की भी व्यवस्था की, जो भी चीजें हो सकती थी सारी चीजें बताई। आप अपनी इम्यूनिटी कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, बुजुर्गों को कैसे बचा सकते हैं, किन किन लोगों को कोरोना का ज्यादा संक्रमण हो सकता है, ये सारी चीजों का बहुत व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता ने सरकार के बताए हुए सारे बातें को मानने से साफ इनकार कर दिया। अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अगर उसको मान नहीं रहे, तो उसका तात्पर्य है कि आप उसको इनकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर के एक तरह से जनता जनार्दन में भी जो भय था, वो भय कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। सरकार ने समय समय पर नई नई गाइडलाइन जारी की है, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन क्या इस हिंदुस्तान के लोगों की जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं है क्या सरकार को तो देश भी चलाना है, सरकार को तो अपनी 130 करोड़ जनता को पांव पर खड़ा भी रखना है, स्वावलंबन भी रखना है। लेकिन चेतन जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, परिवार सुरक्षित रहे, इन सब बातों का भी ख्याल रखना है। लेकिन चेतन जी, मेरा सवाल ये है, मैं कह रहा हूँ सवाल कांग्रेस का है। कांग्रेस कह रही है कि अपनी सुविधा के अनुसार जो सरकार है, आपकी केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, वो इसको लेकर फैसला कर रही है। चुनाव है, फायदा लेना है, इसलिए इस तरह की छूट। देखिए राजेश जी, ये कोरोना बीजेपी कांग्रेस से नहीं आया, न बीजेपी कांग्रेस के इशारे पे चलने वाला है। इसकी चपेट में जो भी आएगा वो उसकी गिरफ्त में जिस प्रकार का संक्रमण होगा, अगर कम हुआ तो ठीक है, उससे भी थोड़ा ज्यादा हुआ तो कुछ दिन अस्पताल में रह करके ठीक हो जाएंगे, और नहीं होगा तो ऊपर के दरवाजे तक पहुंचाने में संक्रमण ने किसी को कोई देख करके नहीं छोड़ा है। हमारे विधायक गए, हमारे मंत्री गए, हमारे कैबिनेट मंत्री गए, केंद्र के मंत्री गए, तो ये संक्रमण किसी को देख करके नहीं छोड़ता, देख करके नहीं चलता है। और सच ये है कि सरकार से लेकर के WHO कोई ये बात गारंटी से नहीं कह सकता है कि आएगा कैसे, इससे बचोगे कैसे, और इसके बचने का ये सार्थक तरीका है। जो कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप जो लगा रही है, तो कांग्रेस के पास आखिर इसके अलावा है भी क्या? चलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूं कि राहुल गांधी जी को पंजाब में जाकर के जिस प्रकार से किसानों को सड़क पर ला करके आपने बिना मास्क के रैली की ना, अगर कांग्रेस को अगर लगता है कि देश के लोगों की तड़प पे सरकार के गलत फैसले हैं, तो कम से कम आप फॉलो करके दिखा देते। अगर एक उंगली हम सरकार पर उठाते तो 4 उंगली हमारी तरफ से उठती। चेतन जी, दोबारा आता हूँ, इससे आगे का सवाल लेकर आपके पास में आता हूँ। ब्रजेश पांडे साहब हमारे साथ में है, कांग्रेस के प्रवक्ता। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे, छूट
जो मिल रही है, चूंकि चुनाव है और पूरी दमखम के साथ कांग्रेस भी इस चुनाव को लड़ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश की 28 सीटें हों या फिर बिहार का चुनाव हो या फिर देश के अलग अलग राज्यों में जो उपचुनाव हो रहे हैं या एक सीट पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो फ़ायदा तो दोनों को है इस छूट का कि आप करिए, प्रचार करिए, जितना भीड़ आपको इकट्ठा करना है आप करिए। क्या कहेंगे? राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे अभी कोरोना के बारे में कम, अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के बारे में ज्यादा बातें कर रहे थे। मुझे सुनकर इतना हास्यास्पद लग रहा था जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO, ICMR की गाइड देते हुए साफ शब्दों में कहा था कोरोना काल में हमको वो सब चीजें करना है जो कोरोना से बचने के लिए कारगर हो सकता है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की ललक से कांग्रेस के एक गुट को तोड़ करके पिछले दरवाजे से षड्यंत्र पूर्वक सरकार बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात आज ये कि मध्य प्रदेश में 1.39 लाख कोरोना केसेस हो चुके हैं, जिसमें करीब 2488 लोगों की मौत हो चुकी है। और उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसके बाद भी प्रदेश के अंदर दोहरा मापदंड लागू करती है। कांग्रेस की बात कर रहे थे, अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि कोरोना का पीक आवर चल रहा था, ग्वालियर में आप सदस्यता अभियान करा रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में आप इसी तरह के हथकंडे अपना रहे थे। हमारे विंध्य क्षेत्र के अनूपपुर में जाकर के आप सदस्यता अभियान करा रहे थे। आपने प्रधानमंत्री जी के बताए हुए दिशा निर्देशों को अपने पैर की जूती में रोक के रख दिया। देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री की बात को शिवराज सिंह जी नहीं मानते, अपने को प्रधानमंत्री से ऊंचा समझते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल ये भी है कि कांग्रेस कहाँ पीछे है? कांग्रेस भी खूब सभाएं कर रही है, खूब रैलियां कर रही है। ठीक है, अगर बीजेपी कर रही थी तो फिर कांग्रेस ऐसा करके दिखाती जो तमाम तरह की गाइडलाइन है, लेकिन कांग्रेस भी तो वही कर रही है ना। देखिए, जैसे ही कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के नेता थे, स्वतः कमलनाथ जी से लेकर के हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, चेतन सिंह जी जानते हैं, और अन्य नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया, सज्जन सिंह वर्मा, जितने भी मध्य प्रदेश के धुरंधर नेता हैं, सभी लोग प्रधानमंत्री जी के बताए निर्देशों को, ICMR के निर्देशों को और WHO के बताए निर्देशों का पालन कर रहे थे, मास्क लगा के घूम रहे थे। पर इनके गृह मंत्री जी खुलेआम बाजार में घूमते थे, न्यू मार्केट के चौराहे में बिना मास्क के। कई बार मुख्यमंत्री की सभाओं को देखा मैंने। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जब आप देख रहे थे कि कोरोना का सेंटर बन रहा है भोपाल और इंदौर, उसके बाद बुरहानपुर सेंटर बना, तो आपने इसको रोकने के लिए उपाय क्यों नहीं किया? आपके पास स्वास्थ्य अमले के पास जो था, हमारे वेंटिलेशन की सुविधा नहीं थी। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ। मरीजों के आंकड़े रोज बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई। वो तो कमलनाथ जी के कहने पर वहां पर कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने ऑक्सीजन भेजा मध्य प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी उनको तो आप अस्पताल में भर्ती कर रहे थे। जो लोग सर्दी, अभी सुशील जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं सहमत हूँ उनकी कई बातों से। जो लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित जा रहे थे उनको भी आप कोरोना का पेशेंट बना करके अस्पताल में एडमिट कर रहे थे, आप पैसे काट रहे थे। और सब तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जब इस संक्रमण से कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ पैर धो रहे थे, उस समय आपको एक बात समझ में आना चाहिए था कि आपने केंद्र की सरकार द्वारा की गई अपीलों की लगातार उल्लंघन किया, सावधानी नहीं बरती, और उसी सावधानी न बरतने का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश कोरोना के मामले में। ब्रजेश जी, दोबारा आता हूँ। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं और कुछ टेक्निकली मेडिकली बात भी हम उनसे करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर शिशिर उपाध्याय के लिए जाने जाता है, वरिष्ठ पत्रकार तो है ही। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, ये कहा गया इस तरह से, अभी MCR की बात करें या अलग अलग इसको लेकर जो बातें आई कोरोना को लेकर, कि सर्दी में, हालांकि इसका नेचर क्या है अभी तक कोई नहीं समझ पाया। गर्मी के लिए कहा जा रहा था कि मई में जब गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तापमान होगा तो कोरोना अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो लगातार बढ़ता गया। अब ये कहा जा रहा है कि सर्दियों के मौसम में इससे और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और PM नरेंद्र मोदी ने भी आज जिस तरह से ट्विटर के ज़रिए तमाम तरह की बातें सुरक्षा को लेकर, जन जागरूकता को लेकर कही हैं,
आगे किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई सर्दियों में ऐसा है कि कोरोना से और सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल राजेश जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उससे सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। और ये WHO के अलावा एम्स के कुछ डॉक्टरों और कुछ विशेषज्ञ मुंबई के, दिल्ली के और हैदराबाद के कुछ डॉक्टरों ने भी एक रिपोर्ट दी है कि इसका जो सबसे गंभीर चरण है वो 15 अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक का बताया उन्होंने। इस दौरान जब सर्दी ज्यादा पड़ेगी उस समय इसका बहुत गंभीर स्थिति होगी। मैं चेतन भाई की इस बात से सहमत हूं कि देश भर में कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, लोगों के घर में चूल्हा जले, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऊपर बैठे लोग बेरोजगार के घर में चूल्हा जलने की चिंता नहीं कर रहे हैं, ये माननीयों के घर का चूल्हा जलता रहा इसकी चिंता कर रहे हैं। वो माननीय विधायकों के घर का वो चुना लिए जाए और उनके सामने भीड़ आ जाए। आप ये बताइए कि ये भीड़ 100 से ज्यादा लोग बुला के किसके घर का चूल्हा जलेगा? माननीय के घर का ही चूल्हा जल पाएगा, बाकी तो वो तो बेरोजगार थे, बेरोजगार हैं। अभी जरूरत है जो कई करोड़, देश के कई करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, अभी जरूरत है उनको रोजगार देने की। कई करोड़ लोग अभी घर बैठे हुए हैं जिनको खाने पीने के मोहताज हैं, उनको जरूरत है कि वो जिस गांव में पहुंच गए वहां कैसे उनको काम धंधा मिले, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हर सरकार कह रही है कि बजट बहुत कम है, हमारे पास पूरा कोरोना में लग गया है, कोरोना में पूरा बजट लग गया है, तो भैया चुनाव टाल देते 6 महीने के लिए कि 6 महीने जो चुनाव उसकी जगह राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, नहीं लड़ाना अपने को चुनाव। और अगर ये चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव किसकी शर्त पे हो रहे हैं? आम जनता की जान जोखिम में डाल के हो रहे हैं। ऊपर से आप गाइडलाइन कह देते हैं कि नहीं अब तो 100 से ज्यादा लोग, अब तो भाई खत्म करना है। मेरे भाई चेतन जी, मुझे ऐसा लगता है पार्टी को आपने बहुत मेहनत की है। मुझे 28 साल हो गया पत्रकारिता करते और इतने ही साल से मैंने आपको संघर्ष करते देखा है। आप पार्टी के लिए करते रहते हैं, आपको विधायक होना था, सांसद होना था, लेकिन आज पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है चेतन भाई की जरूरत आज जनता की सुरक्षा के बारे में सोचने की ज्यादा है। भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होना है। अरे वो वोट डालने जाए तो उस समय सुरक्षा हो जाए, लेकिन ये सिर्फ चूंकि नेताओं के कार्यक्रमों में 1000-1000, 2-2000 लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता जब तक उनके सामने भीड़ न दिखे, क्योंकि वो आदी हो चुके हैं। तो जान जाए तो जाए जनता की, लेकिन उनके सामने भीड़। चेतन जी के पास में आता हूँ और सुशील जी, आपने काफी अहम बात कर दी है। चेतन जी के लिए नो डाउट एक लंबा अनुभव और पार्टी ने जो जिम्मेदारी चेतन जी को दी उस पर कहीं ना कहीं खरा उतरने की पूरी कोशिश उनकी। अब लेकिन राजनीति है और सियासत की जो हम बात करते हैं कहीं ना कहीं वो हर जगह दिखती है। चेतन जी से मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है, जो बात मैंने शिशिर जी से की थी कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी आज ही से उसकी शुरुआत की है उन्होंने जन जागरूकता को लेकर कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आपको कैसे आगे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन चेतन जी, आपको नहीं लगता कि बड़ा सवाल ये है कि ठीक है चुनाव हैं और चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग की तमाम तरह की गाइडलाइन है, उसको लेकर दिशा निर्देश हैं, लेकिन जिस तरह से 100 से और सीधे कह देना कि जितने भी लोग आ जाएं कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये अलग अलग बातें नहीं लगती हैं आपको? पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार जन जागरूकता की बात कर रहे हैं, फिर इस तरह की स्थितियां और हम देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना को लेकर के जो बात कही है उस लाइन को कभी बदला नहीं जी। और देश की जनता को इस बात से भी समझना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन से लेकर के आज तक अपने केस नहीं कटवाए, अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई। ये एक संकेत होता है, बिना गमछे के वो किसी के सामने नहीं आते हैं, ये हमको समझना चाहिए। अनेक अवसरों पर अभी जैसे मेरे ब्रजेश पांडे जी आदरणीय गृह मंत्री जी को लेकर के बात कर रहे थे, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस बात को लेकर के खेद भी व्यक्त किया है ब्रजेश जी, लेकिन आपके अनेक नेताओं ने बिना मास्क के आज भी घूमते हैं, किसी ने खेद व्यक्त किया है? अरे खेद व्यक्त करने से आदमी कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। और अभी सुशील जी की उस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि सबसे पहली ये प्राथमिकता है जन को बचाना। जन रहेगा तो देश रहेगा, और देश रहेगा तो मेरी, तुम्हारी और सबकी राजनीति भी चलती रहेगी। इसलिए सबसे पहले है मेरे देश के 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा करना। वो सुरक्षा के क्या पैमाने हैं, कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे संविधान की जो भी व्यवस्था हो, चाहे सरकार की जो व्यवस्था हो, इन सबको सबसे पहली प्राथमिकता हमारे अपने जन को देना चाहिए।
और मुझे लगता है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन सारी बातों को बहुत स्पष्टता के साथ सदैव देश के सामने रखा है कि सबसे पहले हम खुद बचें, अपने परिवार को बचाएं, फिर अपने आसपास अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बचाएं। एक बात तो हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आज सबसे बड़ी समस्या इस लॉकडाउन के कारण जो हमारा छोटे प्रकार का ताना बाना है, आर्थिक रूप का, सामाजिक रूप का, छोटे काम, छोटे उद्योग धंधे, जो रोज कमाता है रोज खाता है, कभी उसके घर में जाकर के देखना। दोस्त, मैं सच कहता हूँ, कभी कभी मैं भी इस बात को सोचता हूँ कि आज इस गरीब के घर का चूल्हा कैसे जला हो, आज इस गरीब के घर में दूध आया है तो किस प्रकार से आया होगा। ये पीड़ा है, ये महसूस की हुई पीड़ा है, और ये मैंने पीड़ा इसलिए महसूस किया हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं उसी परिवार से चल करके आता हूँ। ये व्यवस्थाएं, क्या चेतन जी आप ये माना जाए, ये हम सबकी एक समान प्रकार की है, ये बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये देश के जनमानस की समस्या है। इसका समाधान भी हम सबको तार्किक ढंग से निकालना चाहिए। राजनीति बीजेपी कांग्रेस के आधार पर कब तक करोगे? देश के लोगों को बचाने की भी कभी बात कर लो। चेतन जी, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि जिस तरह से चुनाव में कितनी भी भीड़, अनलॉक पूरी तरीके से कर दो, तो क्या ये भी माना जाए कि आगे जिस तरह से त्योहार हैं, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, देवी प्रतिमाएं स्थापित होंगी, दूसरी तरफ शादियों का सीज़न है, तो वहाँ पर जो पाबंदी रही है कि 100 से ज़्यादा या डिस्टेंस के हिसाब से 200, तो वहाँ भी इसी तरह की स्थिति या परिस्थिति अब निर्मित होगी? देखिए राजेश जी, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से गृह मंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं आदरणीय नरोत्तम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सारी व्यवस्थाएं, यहाँ का सारा प्रशासनिक ढांचा, सारे निर्णय कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के हाथ में, उसको निर्णय करना चाहिए ना जी। सरकार का निर्णय है कि पहले जैसे आप तो शादी ब्याह तो छोड़िए, अंतिम संस्कार में भी हम 10 पर रहे ना, 20 पर रहे ना। आखिर ऐसा हिंदुस्तान में कौन सा भूचाल आ गया कि 50-100 लोग नहीं गए तो कोई अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, कोई सामाजिक ढांचा बिगड़ गया? अरे बिगड़ेगा तब जब घर का आदमी चला जाता है, बिना बताए चला जाता है, और 2-4 उसके रोग से और प्रभावित हो जाते हैं। हमको सबसे पहली प्राथमिकता, मैं फिर से कहूंगा, चाहे सरकार किसी भी स्तर पर निर्णय ले, सबसे पहली प्राथमिकता हमारे जन को बचाने की होना चाहिए। इस जन की सुरक्षा की बात हमको करना चाहिए। इस जन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसके घर के चूल्हे जले, उसके बच्चे भूखे नहीं मरे, इस बात की चिंता करते हुए निर्णय करना चाहिए। ब्रजेश पांडे साहब क्या कहेंगे चेतन जी जो कह रहे हैं और जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ अब पीछे है और चुनाव सबसे आगे है। और चेतन जी हालांकि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और उसी बात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने वो बात कही और जनता ने, देश की जनता ने वो माना, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही, क्योंकि हमारे देश की जनता को इस तरह की आदत नहीं थी, लेकिन जब स्थितियां लगातार गंभीर होती गईं तो अपने आप को भी कहीं ना कहीं जनता ने ढाला है। अब लेकिन सिर्फ आगे चुनाव को माना जाए, चुनाव की प्राथमिकता, और यही कारण है हालांकि जिस तरह से बात चेतन जी कर रहे हैं या गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग की ये गाइडलाइन है कि चूंकि चुनाव है इसलिए प्रजातंत्र लोकतंत्र में ये फैसला लेना पड़ रहा है। राजेश जी, या तो चेतन जी आपके सवाल का सही जवाब नहीं देना चाहते या वो अपने पार्टी द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि चेतन जी के लिए अपनी पार्टी की गाइडलाइन बड़ी महत्वपूर्ण दिख रही। मध्य प्रदेश की बीजेपी जो उन्होंने गाइडलाइन दी है कि आपको इतने ही परिधि में बोलना है, इसके ऊपर पैरामीटर से आगे आप बढ़ेंगे तो आरबीआई के नंबर घट जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये आज राजनीति की बात, आज देश के प्रधानमंत्री जी नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी उस दिन भी कहा था जब उन्होंने कहा था कि 21 दिन का मैं पहला लॉकडाउन लगा रहा हूं। अभी हमारे यहाँ जो है एल स्ट्रेन का कोरोना आया है जो केरल से मिला है और उसके बाद वो कोरोना जो है एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। बड़ी गंभीर बात, बड़े बौद्धिक ढंग से, चिंतनपूर्ण ढंग से देश के प्रधानमंत्री जी ने कही थी। डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी मेरी बात सुन भी रहे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में राजनीतिक कवायद शुरू हुई और जिस तरह से उछल कूद करके इन लोगों ने अनंत फनन में सरकार बनाई, लोकतंत्र का कत्ल करके, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं अपने भाजपा प्रवक्ता साथी को सिर्फ 2 सेकंड में एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक योग्य राजा, उसके दरबार में एक नेत्रहीन गायक था। वो राजा की अक्सर तारीफ करता था और उसके लिए गाना गाता रहता था। राजा को उस पर दया आई, राजा ने कहा कि क्यों ना इस नेत्रहीन की मैं आंख सुधरवा दूं। उसके मंत्रियों ने कहा नहीं हुजूर आला, अगर आपने धोखे से इस नेत्रहीन व्यक्ति की आंखें सुधरवा दी तो अभी तो ये आपके गुण की तारीफ कर रहा है
अगर इसकी आंख बन जाएगी तो हो सकता है आपके अवगुण भी देख ले, और अगर इसने अवगुण देख लिया तो जनता के सामने आपकी बुराई करना भी शुरू कर देगा। मेरा सीधा से कहना है कि आज देश के अंदर बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है। आज देश के मजदूर जो पलायन करके आए, तो पहले आपने उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। जो मजदूर पलायन करके आए, किस तरह से उनके साथ दुर्दशा हुई देश ने देखा। हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए नहीं, लेकिन ब्रजेश जी सवाल यहाँ पर है, ब्रजेश जी सवाल यहाँ पर ये है, ये तो कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि चुनाव है और 100 लोगों को ही छूट हो वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जितनी भी सभाएं हो रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, कमलनाथ जी जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम तरह के दिखाते भी हैं कि कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, ट्रेंड उनके तरफ है। बिहार में कमोवेश यही स्थिति है। तो आपको नहीं लगता है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस भी हो, हर पार्टी ये चाह रही है कि उसको पूरा मौका मिले कि कैंपेनिंग वो बेहतर तरीके से करे, जनता खूब जुटे, कोरोना की कोई परवाह नहीं? बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया, और इस सवाल का मैं आपको एकदम सही उत्तर देना चाह रहा हूँ कि जरा सा आप पूर्ववर्ती तथ्यों पे मेरे जाइए। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लादा गया, और चुनाव सिर्फ इसलिए लादा गया कि इनको अपनी सरकार बनानी थी। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में स्थिति बनी। मेरा सीधा सा सवाल है, जब देश के अंदर कोरोना का ग्राफ लाखों पार कर चुका, तो आपको इस बात को सोचना चाहिए था कहीं ना कहीं। देखिए, आज छोटे देशों ने इस पर सावधानी बरती, सोशल डिस्टेंस का पालन किया, मास्क लगाया, वो लोग सुखद स्थिति में है। कहीं ना कहीं हम सुरक्षा हटी, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। इस देश के जनमानस में जब प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया, जब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने संदेश दिया, तो उस संदेश को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का संदेश के अलावा देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि का संदेश मान करके आपको अनुपालन करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये, आपने पहले कहा कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा, फिर कह दिया गया कलेक्टर को अधिकार है कि वो अपनी स्थिति के हिसाब से करेगा। ऐसे बहुत सारे शहर मध्य प्रदेश के थे जहां की रिपोर्ट गलत थी, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। हम अपने विंध्य क्षेत्र की ही बात कर ले, सागर संभाग की बात करें, जबलपुर संभाग की या ग्वालियर संभाग की बात करें, डे टू डे कोरोना बढ़ा। मेरा सीधा सा कहना ये है चेतन जी कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग्र, जो तटस्थ है समय लिखेंगे उनके भी अपराध। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जनता जनार्दन, चलिए ब्रजेश जी को तकलीफ ये है कि इनकी सरकार चली गई, और इस पूरे सार चर्चा में यही है, सरकार जाने का इनको दर्द है। के अंदर कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा, आप इस पर अंकुश लगाइए। चलिए, सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस प्रकार से हाथरस को लेकर के 2 दिन आपके, चलिए ब्रजेश जी, मैं आपकी बात को ही कोट करता हूं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब ये जनता को समझना चाहिए, और समझते समझते काफ़ी वक्त भी हो गया है और समझदार भी हो गई है कि तमाम तरह की जो गाइडलाइन है, भले चुनाव हैं, राजनीतिक दल आएंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे, लेकिन आपको कैसे इकट्ठा होना है, अब वो वक्त है कि ये आपको समझना होगा। और जिस तरह से डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कोरोना के नेचर को कि किस तरह से बदलेगा, कब इस पर नियंत्रण होगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी वैक्सीन भी सामने नहीं है। आज हमारी इस चर्चा में ब्रजेश पांडे साहब, चेतन सिंह जी, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बढ़ता कोरोना है और घटती पाबंदी है, ऐसे में जनता को ही समझना होगा कि आखिर उसको किस तरह की गाइडलाइन का पालन करना है, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा जाता है कि जान है तो जहान है। इसलिए कोरोना के सुरक्षा के जितने भी मानक है, आप उसका उपयोग करिए, मास्क हमेशा लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइजेशन करिए, हाथ को धोते रहिए। भले चुनाव हैं, लेकिन ऐसे समय में भी और समझदारी के साथ, क्योंकि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, आप अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके तहत करें, तभी हम बेहतर पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ज्वाइन द 100% digitally enabled, future ready university.